6 स्टेप्स फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना जरूर, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ आखिरकार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका यही मतलब होता है कि आपको पैसे की कोई दिक्कत ना हो, आप अपने पूरे लाइफ को इस तरीके से प्लान करते हो कि किसी भी तरीके में आपको पैसे की दिक्कत ना हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है पैसे से रिलेटेड, बाकी टेंशन चलते रहता है लेकिन पैसा का कोई दिक्कत आपके अपनी पूरी लाइफ में ना हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बाई और रेंट ए हाउस। तो मतलब मैं बताने वाला हूं कि आपको घर खरीदना चाहिए या उसको रेंट पे रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मली एक यंगस्टर क्या होता है कि जब वो पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहला एम यही होता है कि वो एक घर को खरीदे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार घर खरीदना जरूरी है क्या उसको रेंट करना ज्यादा फायदेमंद है, क्या फायदेमंद है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो अगर आप एक नॉर्मल एक मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली बॉम्बे इस टाइप की सिटीज में रहते हो, तो नॉर्मली अगर आपको एक सिंपल घर भी खरीदना है तो उसका जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मली मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रहेगा नॉर्मली देखा जाए तो मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया और बाकी का जो 80 लाख रुपए है आपने उसको ईएमआई पे कर दिया। तो ये आपको लगभग अगले 20 साल तक देना पड़ेगा, मतलब 240 महीने तक देना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि हर महीने आपको अराउंड 72,000 के आसपास आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप उसी सेम घर को अगर आप रेंट करते हो, खरीदते नहीं हो, जहां पे आपको 1 करोड़ रुपए लग रहा था आप उसको रेंट करने की ट्राई करते हो, रेंट करते हो, तो उस टाइप के घर नॉर्मली जो 1 करोड़ का घर होता है उसको रेंट करने में लगभग 15 से 20 हजार रुपये आपको महीने का रेंट मिल जाता है। तो 20 हजार रुपये दे के हर महीना आप आराम से बिल्कुल उसी घर को, उसी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप उसी सेम घर को रेंट करते हो तो आपका महीने में तकरीबन 50 से 52 हजार रुपये बच जाएगा और इस 50 से 52 हजार का आप और भी कुछ कर सकते हो। और अगर 20 साल से देखा जाए कैलकुलेट करके तो आप 20 साल में काफी ज्यादा पैसा यहां से बचा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहां से आप देख सकते हो कि घर रेंट करना यहां पे ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है, ना ही यहां पे खरीदना। और एक और बात अगर मैं आपको करूं कि यहां पे अगर आप घर खरीदते हो तो आप उस एरिया से स्टक हो जाते हो, कल हो के मान लो आप कहीं और मूव करना है। एज ए यंगस्टर हमारा शिफ्टिंग होते रहता है इस शहर से उस शहर, कभी इस शहर कभी उस शहर। तो उस चक्कर में क्या होगा, अगर आपने एक जगह पे परमानेंटली अपना घर खरीद लिया है तो वहां से शिफ्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप घर रेंट करते हो तो आप आसानी शिफ्ट कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जब घर खरीदोगे अगली बार से ऐसा दिमाग में लगा रहे हो तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि आप उसको रेंट भी कर सकते हो और वहां से पैसे को बचा सकते हो। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है शेयर्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब मेनली यही है कि गाड़ियों के बारे में, आप कार खरीदना चाहते हो, आप बाइक खरीदना चाहते हो, लेकिन अगर आप शेयर्ड इकोनॉमी यूज करो, मान लो ओला यूज करो, उबर यूज करो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, तो वहां से भी आप पैसे बचा सकते हो। क्यों, दिमाग में समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको। मान लो आप सिंपल सी कोई भी गाड़ी खरीदते हो, 8 से 10 लाख रुपए आपकी लगती है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्किंग चार्ज, कहीं जाते हो, ड्राइवर भी ऐड कर लो, क्योंकि अगर आप ओला उबर से घूमते हो तो आपको ड्राइवर एडिशनल मिल जाता है, तो आप उसका कॉस्ट भी ऐड कर दो। तो मतलब अगर आपने गाड़ी चलाया भी नहीं, आपका गाड़ी अगर सिंपल एक गैराज में खड़ा भी है, फिर भी आपका महीने का 30 से 40 हजार रुपये आराम से खर्च हो जाएगा उस गाड़ी को मेंटेन करने में। तो अगर आप उतना खर्च ना करके, उतना गाड़ी को ना खरीद के आप एक सिंपल शेयर्ड इकोनॉमी यूज करते हो, ओला हो गया, उबर हो गया, तो आप वहां से भी पैसे बचा सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने 2 बहुत ही मजबूत और काफी पावरफुल पॉइंट्स आपको बताया। तो देख सकते हो आप किस तरीके से आपका पैसा यहाँ से बच सकता है, क्योंकि नॉर्मली व्हीकल्स क्या होता है, उसका हमेशा डिप्रिशिएट करता है वैल्यूज, क्योंकि आप जब भी गाड़ी खरीदते हो तो उसका प्राइस जो है खरीदने के बाद वो घटता ही रहता है, क्योंकि आप उसको दोबारा बेचने जाओगे तो प्राइस तो बढ़ेगा नहीं ना, आपके लिए तो वो लायबिलिटी है, एसेट तो है नहीं। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप गाड़ी खरीदने से अच्छा है कि आप वो रेंट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो वो है पावर ऑफ रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश्ड का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए मोबाइल खरीदना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना चाहते हो, आप उसको सेकंड हैंड भी खरीद सकते हो। या अगर गाड़ियों की बात करें तो अगर आप सेम गाड़ी 12-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आप उसी गाड़ी को सेकंड हैंड खरीद सकते हो कम प्राइस में। तो वहां से क्या हो गया, आपका डिप्रिशिएटिंग वैल्यू भी घट गया, आपने कम प्राइस पे भी किया, तो यहाँ से आपको फायदा ही होता है। उस तरीके से मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो आप अगर नया फोन खरीदने जाते हो, अच्छा खासा फोन, अच्छे स्पेसिफिकेशन का, या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो 40 से 50 हजार रुपये लगते हैं आराम से एक अच्छे लैपटॉप खरीदने के लिए। लेकिन आप उसी सेम लैपटॉप को कम प्राइस दे के भी खरीद सकते हो, तो यहाँ से भी आप पैसा बचा सकते हो। नॉर्मली आज के टाइम में क्या होता है कि लोग
शो ऑफ करने के चक्कर में महंगे सामान खरीद लेते हैं, उसको ईएमआई में खरीद लेते हैं और बिल फिर बाद में ईएमआई पे करना मुश्किल हो जाता है, वो टेंशन स्ट्रेस चलते रहता है। तो क्यों हम एक यंग एज में इतना स्ट्रेस लें, टेंशन लें, रिफर्बिश यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं, आगे जाके देखा जाएगा, पैसे कमाएंगे तो फिर नया ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, पावर ऑफ रिफर्बिश्ड का। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसको तो भैया वॉरेन बुफे सर ने कहा है कि ये 8वां अजूबा है दुनिया का। जो इंसान इसको समझ लेता है वो पहले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसके लिए पैसे को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप सिस्टमेटिकली अपने पैसों को प्लान कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर जगह पे सिस्टमेटिकली हर मंथ कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद 10 साल 15 साल के बाद वहाँ से एक अच्छा खासा अमाउंट आपको रीपे होता है। आज के टाइम में जितने म्यूचुअल फंड्स आप खरीदते हो वहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ से आप रिटर्न पा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप 20,000 रुपये पर महीने एक एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 20 साल के लिए। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, लगभग 48 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, वहाँ से आप कंपाउंडिंग का वैल्यूएशन निकालोगे तो लगभग आप 12 से 15% भी ले लो। अगर नॉर्मली तो 18 से 19% चलता है हमारा, लेकिन मान लो 12-15 भी लेके चलते हो तो लगभग 2 करोड़ रुपये आपको 20 साल के बाद मिलेगा। मतलब अगर आप उसी 20,000 महीने को सिंपली कहीं रखते हो बस ऐसे ही अपने बैंक अकाउंट में, तो वो 48 लाख रुपए ही होंगे। लेकिन आप उसको इन्वेस्ट करते हो इस तरीके से तो आप 2 करोड़ रुपए 20 साल के बाद वहां से रिटर्न पा सकते हो। तो देख सकते हो आप कितना पावरफुल वैल्यू है। और ये 20,000 बस से मैंने एक एग्जांपल लिया, आप इससे बड़ा अमाउंट करोगे तो यही 2 करोड़ का अमाउंट जो है और बड़ा हो जाएगा। तो देख सकते हो आप कितना पावरफुल ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो आई होप अभी तक वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो पॉइंट है नेवर बोरो टू कंज्यूम। आज के टाइम में क्या होता है, लोग ईएमआई पे ज्यादा चलने का कोशिश करते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड का ज़माना आ गया आज, तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही प्रचलन में है, बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और क्रेडिट कार्ड से होता क्या है, हम एडवांस में शॉपिंग कर लेते हैं, पैसे बाद में पे करते हैं। 40-50 दिन का हम लोग को टाइम मिलता है। उससे होता क्या है कि आप नेक्स्ट मंथ जो आपका इनकम आने वाला होता है उसको आप इसी मंथ खर्च कर देते हो। तो ये चीज़ जो है वो अमेरिका में ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यू है परसेंटेज वो 2 से 3% है जो एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ये जो चीज़ है, लोन का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लगभग 12 से 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ज़्यादा ही होता है। तो इंडिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अगर आप करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आप अपने ऊपर ले रहे हो, क्योंकि ईएमआई कितना भरिएगा आप, अपने सैलरी से ज़्यादा तो नहीं भरिएगा ना। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि आप कभी भी किसी चीज़ को खरीदने के लिए ईएमआई का सहारा कम से कम लीजिए, और अगर आपके पास पैसे हैं तभी खरीदो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अभी के टाइम में बहुत सारे जो यंगस्टर होते हैं वो मान लो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं, और उनका शौक होता है कि मैं आईफोन को ओन करूं, और 1-1.5 लाख का 1 लाख का वो फ़ोन खरीद लेते हैं ईएमआई के तौर पे, और हर महीना उनको पे करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पैसे इतने हैं कि आप एक बार में पे कर खरीद सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ईएमआई के चक्कर में जा रहे हो तो मेरा यही मानना रहेगा कि मत जाइए, और ईएमआई के चक्कर में लोग ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं, और इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दे देती है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। तो इसको समझते हुए कभी भी कर्ज लेके कंज्यूम मत करिए, ये बात बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा आप एक यंग एज में। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आप अपने पूरे लाइफ में नहीं कहेंगे, मतलब आप जब अपने करियर को शुरू कर रहे होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में आपको स्किल्स को सीख सकते हो, और उस स्किल से रिलेटेड आप कोई साइड इनकम क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप रेगुलर इनकम तो अपने जॉब से कमा ही रहे हो, और एक साइड इनकम क्रिएट कर रहे हो, कुछ बिजनेस क्रिएट करके, कुछ भी मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए, आप 2-3 एजेंसी सीख लिए रात में, जब अपने फ्री टाइम आपको जब भी मिलता है आप आके उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो, आप वहाँ से भी इनकम जनरेट कर पा रहे हो। मतलब एक इनकम तो आपको रेगुलर इनकम आ ही रहा है, और साइड से भी आप कुछ और बेहतर इनकम बना पा रहे हो, तो यहाँ से आप और ज़्यादा पैसा बना सकते हो। अब स्किल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो भी आपका पसंद है। आप पार्ट टाइम में पढ़ा भी सकते हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनको जब भी फ्री टाइम मिलता है रात में 1-2 घंटा, वो उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाते हैं आसपास का, क्योंकि उनको पढ़ाने में मजा आता है और एक साइड इनकम भी उनके लिए वो बन पाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताया जहां से जिसके थ्रू आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो बहुत ही यंग एज में, और अगर आप इन 6 पॉइंट्स को अपनाते हो अपने लाइफ में तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट जरूर करना कि क्या डाउट है, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।